are you? So nice. बहुत अच्छा. With smiling faces in the rain day, right? तो बच्चों, मैं हूं चंदा दुरेजा और आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. बच्चों, जनरली बच्चों को ये शिकायत होती है कि सर ये चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, राइट, और मुश्किल है, ये है, वो है, राइट. बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर कुछ लेंथी नहीं है. इनफैक्ट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. एग्जाम में क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ दैट दिस इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, राइट. बल्कि मैं कहूँगा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एग्जाम में जनरली पेपर में ये जरूर आता है, राइट. सो एग्जामिनेशन के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है, राइट. तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे यूज होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. बच्चों देखो, आप जब भी कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? सोचते हो, है ना. इनफैक्ट लाइफ में इंसान काम कम करता है और सोचता ज़्यादा है, राइट. क्योंकि सोचने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती. अगर आप सो भी रहे हैं तो भी आप सोच सकते हैं, अगर आप लेटे भी हुए हैं तो भी सोच सकते हैं, राइट. एक दिन मेरा सीए क्लियर होगा, एक दिन मेरी जॉब लगेगी, एक दिन उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं अरे भाई पहले सीए करने के काम तो कर ले, सोच कम, पहले पढ़ ले. सो व्हाट वी मीन टू से कि इंसान सोचता ज़्यादा है और करता कम है, जबकि इंसान को करना क्या चाहिए? काम ज़्यादा करना चाहिए, सोचना कम चाहिए. बट नो डाउट सबसे पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं? हमेशा एस्टिमेशन बनाते हैं. यस और नो? यस. सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? एस्टिमेशन. तो वो जो एस्टिमेशन बनाने के बाद उसके बाद फिर एक्चुअल में वर्किंग स्टार्ट होती है, राइट. और हमने कहा सर उसके बाद हम लोग एक्चुअल भी करते हैं, राइट. अच्छा, ये जो एस्टिमेशन है और ये जो एक्चुअल है, क्या ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, सेम होते हैं? नो, ये सेम नहीं होते. इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाता है, राइट. ये जो डिफरेंस होता है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस. इसको क्या बोलते हैं? वेरिएंस. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नथिंग बट द कंप्यूटेशन ऑफ द वेरिएंसेस. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नथिंग बट द कंप्यूटेशन ऑफ द वेरिएंसेस. इनफैक्ट कुछ बुक्स के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो नाम है ना, इसको वेरिएंस एनालिसिस भी कहा गया है, राइट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक जनरल टर्म है, इसको वेरिएंस एनालिसिस भी कहते हैं, राइट. तो हम लोग जो एस्टिमेशन बनाएंगे, हम लोग जो एक्चुअल करेंगे, उनका जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? वेरिएंस. एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर. एंड द चैप्टर इज ओवर. थैंक यू वेरी मच. नहीं, राइट. बच्चों यकीन मानो क्रक्स इतना सही है, पूरा चैप्टर में करना इतना सही है, राइट. और इसी को हम लोग डिफरेंट तरीके से बदल के आपके सामने पेश करते जाएंगे, नथिंग एल्स, राइट. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. आपको कैसा नहीं सर प्रैक्टिकल लाइफ में ना कुछ एग्जांपल दो, राइट. मैं कहा सर बच्चों मुझे बताओ, आप जब एस्टिमेशन लगाते हैं तो क्या एस्टिमेशन लगाते हैं कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ेंगे, कितने आवर्स? एक दिन में हम कहते हो 24 घंटे होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कितने घंटे? 7-8 घंटे तो सोने के लिए, 2 घंटे रिफ्रेश होने के लिए, तो 10 घंटे तो हमारे खराब हो जाते हैं, राइट. हम लोग क्या एस्टिमेशन लगाते हो, कितने घंटे पढ़ेंगे? 14 आवर्स, राइट. तो जो आपने ये 14 आवर्स सोचा, ये क्या किया? दिस इज एस्टिमेशन, राइट. बट सर एक्चुअल में क्या होता है कि 14 आवर्स की जगह पर कभी कभी तो ये 4 हट जाता है और कभी कभी ये 1 हट जाता है, राइट. और कभी कभी दोनों ही हट जाते हैं, राइट. तो मतलब ये कि एक्चुअल जो होता है वो जनरली इससे कम होता है. मैंने कहा सर आपने 4 घंटे की स्टडी की, 14 घंटे का एस्टिमेशन लगाया था, तो मतलब यहाँ पर जो वेरिएंस आ गया वो कितने आवर्स का आ गया? 10 आवर्स का. अब जो ये 10 आवर्स का वेरिएंस आ गया, तो सबसे पहले बच्चा कहता है कि चलो ठीक है सर, आपके कहने पर हमने वेरिएंस निकाल लिया, पर इस वेरिएंस का करेंगे क्या? व्हाट टू डू? आपने अगर वेरिएंस निकाल भी लिया तो क्या हो गया, राइट. मुझे बताओ, अगर ये आप 10 आवर्स का वेरिएंस किसी दिन के लिए निकाल लेते हैं, राइट, तो इससे क्या फायदा होगा? अगले दिन आप इस 10 आवर्स में से कुछ आवर्स जो वेस्ट हो गए हैं उनको आप सेव कर सकते हैं, राइट. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम लोग ना एस्टिमेशन ही नहीं करते, हम लोग बजट नहीं बनाते, हम टाइम टेबल ही नहीं बनाते. मैं पूछता हूँ क्यों भाई, क्यों नहीं बनाते? वो कहते हैं सर हम जब भी बजट बनाते हैं तो बजट जो है, मतलब जो एस्टिमेशन है, टाइम टेबल है, वो तो फॉलो होता ही नहीं है. अब जब फॉलो ही नहीं होता है तो फिर डेफिनेटली हमने क्या किया? टाइम टेबल बनाना ही छोड़ दिया, राइट. तो बच्चों यहाँ पर तो आप और भी बड़ी गलती कर रहे हैं. यहाँ पर अगर आपने एस्टिमेशन बनाया है 14 आवर्स का, 4 आवर्स की स्टडी की है, तो आपको कम से कम पता तो है कि आपने 10 घंटे बर्बाद किए.
और आपने अगर टाइम टेबल ही नहीं बनाया तो आपको पता ही नहीं है कि आपका क्या बर्बाद हो रहा है, आपको मालूम नहीं है कि वेस्ट क्या हो रहा है, आप उसको इंप्रूव करने के लिए सोच भी नहीं पा रहे, राइट। तो चाहे तो टाइम टेबल फॉलो ना हो, उसके बावजूद भी टाइम टेबल बनाने की अपनी एक इंपॉर्टेंस है कि आपको अपनी गलती का मालूम चलता है, राइट। तो इसलिए टाइम टेबल बनाना चाहिए, राइट। अच्छा 10 आवर्स का वेरिएंस आ गया, राइट। तो आपको obvious सर आप पढ़ा रहे हो या हमें टॉन्ट मार रहे हो? हाँ, तो जो नो डाउट दोनों चीजें कर रहे हैं, डोंट वरी। ये सब चीजें आपके काम में आएंगी, राइट। बच्चे सोचते हैं कि टाइम टेबल बनाने की इंपॉर्टेंस क्या है, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है। जब तक आप टाइम टेबल बनाओगे नहीं तब तक उसको एक्चुअल से कंपेयर करोगे नहीं, और जब तक एक्चुअल से कंपेयर करोगे नहीं तब तक वेरिएंसेस आएंगे नहीं, और वेरिएंसेस नहीं आएंगे तो आप उनको रेक्टिफाई कैसे करोगे, राइट। तो आपने कहा कि सर 10 घंटे का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस, ये 10 घंटे का वेरिएंस आ गया, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? अब आप इन 10 आवर्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले ये देखोगे कि सर ये जो 10 आवर्स का डिफरेंस आया है वो क्यों राइज हुआ है, 1 2 3 4 5 6, क्या क्या रीजन है जिन रीजन से हमारे वेरिएंसेस अराइज हो रहे हैं। तो आपने रीजन को आइडेंटिफाई करने की सोचा, राइट। क्या सोचा कि सर एक तो ये रीजन है, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, फेसबुक, टीवी, व्हाट्सएप एंड ब्रदर सिस्टर की मैरिज, बहुत सारे बर्थडे, राइट, और घर वालों के बहुत सारे काम, राइट, वर्क्स, और इसके अलावा कुछ बच्चों को गेम्स का बड़ा शौक होता है, नींद। अच्छा नींद कोई एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर आप 8 घंटे तक, अगर आप 8 घंटे से ज्यादा पढ़ते हो तो, अगर 8 घंटे से ज्यादा सोते हो तो 8 घंटे तक तो इट्स अ रीजनेबल टाइम। अगर आप 8 घंटे नहीं सोओगे तो डेफिनेटली आप काम एफिशिएंटली नहीं कर सकते। अपनी लाइफ से 7 से 8 घंटे तो नींद के लिए मान के चलो कि देने ही देने। हाँ, अगर आप वो एक दिन में 10 घंटे दे रहे हो या 12 घंटे दे रहे हो, आपको आप कह रहे हो सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, 10-12 घंटे, हम तो 14 घंटे देते। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर भी नींद एक फैक्टर है, बट सर 7 to 8 आवर्स इज द रीजनेबल टाइम। चलो एनीवे, तो हमने कहा नींद आपने कहा। अच्छा एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो मुझे बहुत बच्चे ने बताया कि जो सुई की घड़ी होती है ना, ये बड़ी परेशान करती है। मैंने कहा यार ये क्या परेशान करेगी बेचारी, वो तो चलती रहती है। सो ऐसे परेशान करती है कि अगर मान लो हमने सोचा है कि 9 बजे पढ़ेंगे, तो इस सिचुएशन में 9 बजे पढ़ लेना चाहिए, है ना। बट सर घड़ी की सुई ने जो है आगे बढ़ गई, 9:10 हो गए, फिर क्या करते हैं, नहीं यार अब कब पढ़ेंगे, अब 9:30 पढ़ेंगे। अब जब तक घड़ी की सुई जो है 9:30 पे नहीं आती तब तक नहीं पढ़ते। फिर घड़ी की सुई कब 9:30 से आगे पहुंच जाती है ये नहीं पता चलता। फिर अब क्या लगता है कि यार अब तो 10 बजे पढ़ेंगे, राइट। ये तो घड़ी की सुई होती है बड़ी परेशान करती है। तो एक्चुअल में घड़ी की सुई परेशान नहीं कर रही है, आपकी थिंकिंग, आपकी साइकोलॉजी, आपका जो विचार है वो परेशान कर रहा है, राइट। तो ये जो परेशानी है ना बच्चों, ये बहुत बड़ी परेशानी बच्चों की होती है। तो अगेन आपने कहा सर ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब इसका मैं एक सोल्यूशन बता सकता हूँ। अच्छा इस बताओ सर, मतलब ऐसा परेशानी है ये बड़ी परेशानी। अच्छा इसका एक सोल्यूशन है कि सर ये नंबर वाली घड़ी को देखना बंद कर दो, राइट। अपने पास एक डिजिटल वॉच लो, और डिजिटल वॉच में जब भी आप पढ़ना शुरू करो उसमें वो स्टॉप वॉच भी होती है। आप अपने सामने कभी भी वॉच को ऐसे मत रखो कि मेरे 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, लंच टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे मत रखो। आप अपने सामने जो है ना एक डिजिटल वॉच रखो जो कि 0000 से स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में जब भी आगे वॉच को देखोगे तो आप सिर्फ ये देखोगे कि कितने आवर्स आपके पढ़ने के लिए हो गए। गॉट इट। मान लो आप जो है 12 बजे पढ़ने बैठे, राइट, बहुत जोश से पढ़ने बैठे, तो जो जोश वाला सिचुएशन होती है वो 1 घंटे तक खत्म हो जाती है, राइट। उसके बाद जब 1:30 बजते हैं, 1:30 हो जाते हैं, तो मन में क्या आता है, भूख लगी है, लंच का टाइम हो गया, है ना। और अगर किसी ने बोल दिया कि भाई लंच किया ना तूने, नहीं किया, तब तो और ज्यादा कहानी खराब, राइट। तो सर ये जो वॉच होगी ना, ये आपको ये बताएगी कि अभी जो है पढ़ते हुए सिर्फ 1 ही घंटा हुआ, 1 आवर हुआ। तो आप जो है और ज्यादा आवर्स दो। तो शायद यहाँ पर साइकोलॉजिकली, यकीन मानो साइकोलॉजिकली, जब आपको लगेगा कि मेरे 4 घंटे का जो है मेरा टारगेट है और अभी 1 ही घंटा हुआ है, तो आपका जो पढ़ने का एंथुसियाज्म है वो और ज्यादा बढ़ेगा।
तो डिजिटल वॉच यूज करो एज कंपेयर टू द एनालॉग वॉच। चलो एनीवे, मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैंने कहा सर हम लोग वेरिएंस आइडेंटिफाई कर रहे थे, है ना, हमने वेरिएंस को आइडेंटिफाई किया और वेरिएंस कितने आवर्स का आ गया, 10 आवर्स का। हमने कहा सर अगर 10 आवर्स का वेरिएंस है तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस 10 आवर्स के वेरिएंस के क्या क्या रीजंस है, 10 आवर्स के क्या क्या रीजंस है, ये रीजन क्या क्या हो सकते हैं। हमने कहा ये सारे रीजंस हैं। अब जब जैसे ही आपको ये सभी के सभी रीजंस आइडेंटिफाई हो गए तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इन रीजंस को अगले दिन रिपीट नहीं करोगे, या करोगे तो कम से कम कुछ कम कर दोगे। तो धीरे 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 ये जो वेरिएंसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम, और आपका जो एस्टिमेशन है वो एक्चुअल के आसपास हो जाएगा, या ऐसे कह लो एक्चुअल जो है वो एस्टिमेशन के आसपास हो जाएगा। या तो देखो अगर आपने कहा नहीं कोई ये चीज ऐसी है जो कि मेरी लाइफ के अंदर चेंज हो ही नहीं पाई, हमने कहा सर हमारे पास सोने का टाइम 8 घंटे का होता है, आपने अपने आप को एनालाइज किया कि जब तक मैं 9 घंटे सो ना तब तक कि मैं नींद पूरी कर ही नहीं सकता। पर्सन टू पर्सन अलग अलग डिपेंड करता है। तो बच्चों इस सिचुएशन के अंदर आप जो एस्टिमेशन बनाओगे फिर वो 14 आवर्स का नहीं बनाओगे, फिर आप कितने आवर्स बनाओगे, 13 आवर्स का। तो या तो नेक्स्ट टाइम आपका एस्टिमेशन चेंज हो जाएगा और या तो फिर आपका एक्चुअल चेंज हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में फायदा है। इज इट क्लियर? तो व्हाट वी मीन, हम लोग एस्टिमेशन इसलिए बनाते हैं ताकि एक्चुअल से इसको कंपेयर कर सकें और कंपेयर करने के बाद वेरिएंसेस आइडेंटिफाई कर सकें, और ये वेरिएंसेस हमारे यूजफुल होते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इन किस किस रीजन से वेरिएंसेस अराइज हुए हैं ताकि उनको फ्यूचर में दोबारा से अकर ना किया जा सके। राइट? अब बच्चों ये तो हो गया प्रैक्टिकली, पर आपको अगर सर क्या हमारे क्वेश्चन के अंदर, हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर हमें यही फाइंड करना है कि फेसबुक के कारण से कितने घंटे बर्बाद हुए, व्हाट्सएप के कारण से कितने घंटे बर्बाद हुए? हाँ नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आप जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो राइट नाउ। अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो आप? नॉन प्रॉफिट, जिसका टारगेट जो है अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट का है। आपके अंदर मतलब आप जो है जो टाइम इन्वेस्ट करते हो दैट इज ओनली इन्वेस्टमेंट, राइट? अभी जो है किसी भी तरह से आपका प्रॉफिट मेकिंग पर्पस स्टार्ट नहीं हुआ है। पर सर जो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में प्रॉफिट मेकिंग वाला बिजनेस कर रही हैं वो लोग क्या वेरिएंसेस नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, बल्कि वो लोग तो ज्यादा वेरिएंसेस आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि उनके तो अपने टारगेट्स होते हैं। जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना टारगेट फिक्स किया हुआ है कि सर मेरा जो टारगेट है वो है टारगेट प्रॉफिट ऑफ ₹100 करोड़, राइट? तो अगर टारगेट प्रॉफिट 100 करोड़ का है तो ऑर्गेनाइजेशन जरूर ही आइडेंटिफाई करेगी कि 100 करोड़ वो अचीव कैसे करेगी। इस 100 करोड़ के लिए उसको सेल्स कितनी करनी होगी, उस सेल्स के लिए उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उस कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो डेफिनेटली इन सबके भी टारगेट्स पहले से ही फिक्स करेगी, राइट? तो वो जो टारगेट फिक्स करना क्या हो गया, एक्चुअल या फिर बजटेड? एस्टिमेशन, राइट? ये हो गया एस्टिमेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये टारगेट्स फिक्स करेगी, एस्टिमेशन करेगी, तो उसके बाद क्या एक्चुअल जो है उस एस्टिमेशन के बराबर होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जनरली नहीं होता है, क्योंकि जनरली कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट? सो टारगेट्स बड़े बड़े होते हैं तो इसलिए जनरली एक्चुअल जो है वो उसके आसपास थोड़ा सा होता है, मतलब एक्चुअल जो है जनरली एस्टिमेशन से कम रहता है जनरली, राइट? पर अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है, कंट्रोल अच्छा है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है टारगेट्स को तो अचीव कर ही लेती है, बल्कि उससे भी आगे निकल जाती है, राइट? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा मारुति, एक मारुति कंपनी है, तो मारुति कंपनी एवरीबॉडी नोज, राइट? तो मारुति कंपनी इज वर्किंग not only at 100% capacity, it is working more than 100% capacity, right? अब more than 100% capacity समझते हो कि efficiency is not the only limitation, efficiency को भी क्रॉस कर दिया उन्होंने, तभी मारुति की कॉस्ट कम होती है, राइट? और आपको जो मार्केट में मारुति कार जो मिल जाती है वो बाकी कार के कंपैरिजन में सस्ती भी मिल जाती है, राइट? तो व्हाट आई मीन टू से कि ऑर्गेनाइजेशंस के हमेशा कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहले टारगेट्स बनाती है और टारगेट्स को अचीव करने के बाद एक्चुअल के साथ उसको कंपेयर करती है, और कंपेयर करते हुए आइडेंटिफाई करती है कि जो एक्चुअल है वो एस्टिमेशन से बराबर पहुंचा या नहीं पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा होगा तो क्या आइडेंटिफाई करेगी? वेरिएंसेस, राइट?
मैंने कहा सर ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट बना दिया प्रॉफिट का कि प्रॉफिट इतना चाहिए, राइट। तो आप एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो इसके आसपास हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, यस और नो? कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो जितना भी प्रॉफिट कम और ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएंस, राइट। तो हमारे चैप्टर में एक तो हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉफिट वेरिएंस, राइट। अच्छा, प्रॉफिट जो है वो कैसे अराइज होता है? अगर मैं कहता हूं कि बच्चों प्रॉफिट आइडेंटिफाई करो, तो हाउ यू विल कंप्यूट द प्रॉफिट? आप कहेंगे सर प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू बेसिकली सेल्स माइनस कॉस्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो बच्चों यानी कि अगर प्रॉफिट अचीव करना है तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करो, ये टारगेट बनाओ कि आपकी सेल्स कितनी है, आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। तो प्रॉफिट के दो एलिमेंट हो गए, एक तो हो गया सेल्स और दूसरा हो गया कॉस्ट। तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का टारगेट नहीं बनाती बल्कि साथ ही साथ ये भी बनाती है कि सेल्स का क्या टारगेट होना चाहिए, राइट। तो हमारा दूसरा वेरिएंस कौन सा हो जाएगा? सेल्स वेरिएंसेस। अगर आपने टारगेट बनाया है, एस्टिमेशन किया है, तो एक्चुअल जो है वो उस वाले एस्टिमेशन से कम और ज्यादा दोनों हो सकता है। तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? सेल्स वेरिएंसेस। सेम हेयर फॉर हेयर कौन सा? कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस में क्या करेंगे? हम टारगेट कॉस्ट बनाएंगे और टारगेट कॉस्ट को किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट से। और जब हम टारगेट कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे देखेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर डिफरेंस जो है हमारे फेवर में है तो हम लिखेंगे इट्स गुड, अगर हमारे अगेंस्ट में है तो दिस इज कॉल्ड एडवर्स, तो लिखेंगे इट्स बैड, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट को भी हमने आगे 3 हिस्सों में बांट दिया है। कॉस्ट को 3 हिस्सों में कहां पर बांटा है? हमने कहा सर कॉस्ट का पहला जो मेन हिस्सा है दैट इज बेसिकली मटेरियल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जनरली मटेरियल जरूर होता है, ये सुनो। सो मटेरियल, तो हमने कहा सर कॉस्ट का जो पहला हिस्सा है दैट इज मटेरियल, राइट। दूसरा हिस्सा है लेबर। वैसे हम यहाँ पर वैसे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के बारे में बात कर रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको हम लोग एक तीसरी कैटेगरी में ले जा रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड ओवरहेड्स। तो बच्चों यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम लोग कॉस्ट के 3 हिस्से कर लेते हैं। हम लोग सिर्फ कॉस्ट को एस्टिमेशन नहीं करेंगे, हम लोग क्या एस्टिमेशन करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना खर्च होना चाहिए। हम लोग क्या एस्टिमेशन करेंगे? डायरेक्ट लेबर हम लोग कितना खर्च करेंगे। हम लोग क्या एस्टिमेशन करेंगे? ओवरहेड कॉस्ट हमारी कितनी खर्च होगी। और जो भी एस्टिमेशन करेंगे उसको किससे कंपेयर करेंगे? किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल से। तो एस्टिमेशन को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे एंड वी विल हैव द वेरिएंसेस, राइट। तो मतलब ये बच्चों, बिलीव मी, दिस इज द होल चैप्टर। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट वेरिएंस, we have to find out the sales variance, we have to find out the direct material variance, we have to find out the direct labor variance, we have to find out the overhead variance. This is the basically whole chapter, right? Thank you very much. नहीं। तो बच्चों आज के क्लास में हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। आज की क्लास में हम लोग आपके साथ क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, राइट। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, राइट। तो देखिएगा बच्चों ये डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस क्या होता है। हालांकि मैं सिखा चुका हूँ, बिलीव मी, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, राइट। बताओ बच्चों, अगर मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊं आगे तो आपके अकॉर्डिंग आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस कैसे आएगा? डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेशन एंड एक्चुअल। आ गया? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें ना फॉर्मूला बहुत सारे हैं। यकीन मानो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप बस कॉन्सेप्ट समझते जाओ, अपने आप से फॉर्मूला अपने आप से आता रहेगा आपको, राइट। फॉर्मूले हैं बट उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से आ जाएगा, डोंट वरी, राइट। पर हाँ, कॉन्सेप्ट पकड़ते जाओ, एक एक करके हम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ते रहेंगे, देखेंगे आप कि फॉर्मूला अपने आप से बनता जाएगा। तो हमने कहा डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। पहले तो मैं बच्चों आपको बता दूं, वैसे आपको मालूम है कि डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है? हाँ जी, नहीं मालूम? राइट, वेरी नाइस। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कच्चा माल, राइट। अगर मैं टेबल, ये पोडियम मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मैन्युफैक्चर पोडियम के लिए मुझे क्या चाहिए? कच्चा माल, वुड, लकड़ी, राइट। अगर मैं एसी बना रहा हूं, एसी मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मुझे रॉ मटेरियल क्या चाहिए? बॉडी, कंप्रेसर, राइट, वायर, पाइप। तो ये जो आपने अभी बता दिया, दिस इज व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल। अगर मैं पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मुझे रॉ मटेरियल क्या चाहिए?
प्लास्टिक एंड इंक रिफिल, तो ये क्या बन जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, राइट। तो जब हम बोल रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट विच काइंड ऑफ कॉस्ट? रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब आपने मुझे बताया कि सर मुझे डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है? मुझे दो चीजों का सब्ट्रैक्शन करना है। नंबर वन, एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट। जब मैं लिख रहा हूं मटेरियल, तो मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल। एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट माइनस आपने बोल दिया क्या बचो? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। यही बोला ना? बिल्कुल ठीक है सर। हम लोग एस्टिमेटेड को यहां पर एक नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड बजटेड, राइट। एस्टिमेशन को क्या बोलेंगे? बजटेड मटेरियल कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, ये बजटेड मटेरियल कॉस्ट या कोई भी सोच, मैंने कहा सर बताओ, अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि बच्चों बताओ ये मटेरियल कॉस्ट कैसे आती है? मटेरियल कॉस्ट कैसे आती है? मैंने कहा सर आपके घर में सपोज शाही पनीर बनाना है, राइट। शाही पनीर के लिए मटेरियल कौन सा है? प्याज, टमाटर, पनीर, क्रीम, है ना, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल, राइट। अब सर आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा एक काम कर, बाजार जा और वहां से पनीर ले आ, राइट। तो मटेरियल जो है वो पनीर है। आप मार्केट में पनीर लेने गए, आप पनीर लेने जा रहे हो, तो मुझे बताओ उस पनीर के लिए आप कॉस्ट कैसे पे करोगे? ऐसे कुछ भी पे कर दोगे? नहीं ना। कैसे फाइंड करोगे कि पनीर के लिए आपको कितना अमाउंट अपनी जेब से पे करना है? हाउ यू विल फाइंड आउट? हमने कहा सर जितनी भी क्वांटिटी परचेज करेंगे ना, उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? प्राइस पर यूनिट से। यानी कि यहां पर पनीर वाले केस में क्या आ जाता है? पर केजी। कुछ मटेरियल टन के हिसाब से होता होगा, कुछ मटेरियल जो है कोई और क्वांटिटी के हिसाब से होता होगा। तो जिस फॉर्मेट में करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। बच्चों इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं? अच्छा, मैं वापस आ गया। मैंने कहा कि सर ये तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस है, वो कैसे आएगा? एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगी? क्या कहते हो? यही करना है हमें, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना किससे? प्राइस पर केजी से। पर क्वांटिटी कौन सी? एस्टिमेटेड वाली। तो हमने बच्चों यही लिखा, हमने कहा सर एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट। और बच्चों एस्टिमेटेड को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड बोलते हैं हम लोग बजटेड। तो हमने यहां पर लिख दिया बजटेड मटेरियल क्वांटिटी, राइट, मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करना है? प्राइस पर केजी से। पर प्राइस पर केजी भी कौन सा वाला? एस्टिमेटेड वाला, यानी कि कौन से वाला? बजटेड वाला। तो बजटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, या फिर चलो पर यूनिट लिख देते हैं। बच्चों कोई डाउट इसमें? पक्का? अच्छा, माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। बताओ एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगा? क्या बात, वेरी नाइस। भाई हमें करना तो यही है, बट अब जो पहले बजटेड कर रहे थे, अब वो क्या कर देना है? एक्चुअल। सो नाउ आई कैन से एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्या? एक्चुअल प्राइस पर यूनिट, राइट। कोई डाउट बच्चों? यहाँ पर बजटेड मटेरियल प्राइस पर यूनिट लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, नॉट एन इशू, राइट। तो जो इनका जो डिफरेंस आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? डायरेक्ट मटेरियल। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, राइट। तो बच्चों मैं यहाँ पर इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना मैंने सही लिखा या नहीं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। यस, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों आपने पहला फॉर्मूला सीख लिया। बच्चे कहते हैं कि फॉर्मूला है, राइट। तो मैं इससे बच्चों को बोलता हूं कि बच्चों आपको इसलिए कॉस्टिंग मुश्किल लगती है, और कॉस्टिंग एक्चुअल में मुश्किल नहीं है, आसान है या बहुत आसान है। या तो कुछ बच्चों को ये इजी लगनी चाहिए, या कुछ बच्चों को ये बहुत इजी लगनी चाहिए। इसके अलावा कॉस्टिंग कुछ नहीं है, या तो ये आसान है या तो बहुत आसान है। अगर इसको कॉमन सेंस के फॉर्मेट में पढ़ोगे, तो अगर इसको याद करोगे, इसको जो है आप रट्टा लगाओगे, लॉ की तरह से पढ़ोगे, टैक्स की तरह से पढ़ोगे, तो मुश्किल है। कॉस्टिंग कैसे पढ़नी है? कॉमन सेंस से। चलिए एनीवे, हमने कहा सर हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है, नंबर वन बजटेड और नंबर टू एक्चुअल, राइट।
और इसमें क्या क्या लिखा मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया। पहला एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्मेट में स्टार्ट करेंगे इसे, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया। मैंने कहा सपोज करो बजटेड क्वांटिटी 100 किलोग्राम एंड प्राइस पर केजी इज इक्वल टू सपोज टू बी 200 एंड एक्चुअल क्वांटिटी 120 किलोग्राम और प्राइस पर केजी सपोज करो 220, राइट। और मैंने कहा सर फाइंड करो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, DMCV, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एग्जाम में ऐसे DMCV लिख सकते हैं बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। बच्चे एग्जाम में कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे एग्जाम में कुछ भी करते हैं एक्चुअली, राइट, बट सर एग्जामिनर उसके मार्क्स नहीं देता है। तो बच्चों DMCV निकालना है, DMCV डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कैसे निकालोगे आप लिखोगे बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस पर केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस पर केजी, राइट। तो बजटेड क्वांटिटी कितना बचो 100 kg इनटू बजटेड प्राइस पर केजी कितनी रुपीस का 200 माइनस 120 इनटू क्वांटिटी में रुपीस नहीं आएगा ना, मैंने हटा दिया, इनटू कितना 220, ये कितना हो गया 20,000 और ये कितना हो गया फिर से 26,400। तो बच्चों ये आंसर आपके पास -6400 आ गया। इज इट इन फेवर ऑफ यू और अगेंस्ट यू? अगेंस्ट यू। थोड़ा ध्यान दो बच्चों, आपने यहां पर कहा कि सर हमारी कॉस्ट खर्च होनी चाहिए 20,000 रुपए की, हमारी मटेरियल में कॉस्ट कितनी खर्च होनी चाहिए 20,000 रुपए की, जबकि एक्चुअल में आपकी जो कॉस्ट खर्च हुई वो कितनी हुई 26,400। तो आप तो कम कॉस्ट का एस्टिमेशन लगा रहे हो, जबकि एक्चुअल जो कॉस्ट है वो इससे ज्यादा लग रही है। तो ये आपके अगेंस्ट में हो गया बच्चों। अगेंस्ट वाले को हम लोग, नेगेटिव वाले को बोलते हैं एडवर्स, इसको बोलते हैं एडवर्स, और इसको हम एडवर्स को कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, राइट। और अगर मान लो ये पॉजिटिव आ जाता, ये पॉजिटिव कब आता जब आप 26,400 की वैल्यू यहां निकालते, 20,000 की वैल्यू यहां निकालते। आप सोच रहे थे कि 26,400 का खर्चा होगा, जबकि खर्चा कितना हुआ 20,000 का। लाइक मैंने कहा आपने सोचा कि सीए के अंदर 2 लाख का खर्चा होगा, हुआ कितना 1.5 लाख का। तो इज इट गुड और बैड? गुड। आपने सोचा कि हम प्रोफेशनल कोर्स जो कर रहे हैं वो इतना खर्चा होगा, कोर्स कम मतलब खर्चा कम हुआ, तो इट इज गुड। तो दैट इज इस सिचुएशन के अंदर इस 6400 के नेगेटिव वाली फिगर को हम क्या बोलेंगे? अगर बच्चों मैं कहता हूं कि ये 26,400 है, ये 20,000 है, तो ये जो आंसर आएगा वो भी 6400 पॉजिटिव आएगा, राइट। इस 6400 को बोलेंगे हम लोग फेवरेबल, और इसको कैपिटल F से डिनोट करेंगे। आई थिंक क्लियर, राइट। हाँ जी, डिफिकल्ट, इजी और वेरी इजी? वेरी इजी, राइट। फिलहाल नेगेटिव आ रहा था, तो इसको हम लोग कहां पर लिख दिया एडवर्स। बच्चों दिस इज अ वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहले इतना पोर्शन कॉपी कीजिएगा एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एग्जांपल, राइट सर। प्लीज कॉपी दिस पोर्शन।